नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। यह वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। सबसे पहले वो चैप्टर होगा जिसकी देश भर में चर्चा है। तबीयत खराब हुई या पीएम मोदी का कोई एंगल है। 4 घंटे में ऐसा हुआ क्या कि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। आज इसकी इनसाइड स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूं। अमित शाह, नड्डा और राजनाथ सिंह के बीच लंबी मीटिंग में क्या हुआ था। जगदीप धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव लाने का सच क्या है, आज आपको बताऊंगा। कल तक जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए बवाल काटते विपक्ष के यू टर्न की वजह क्या है। और नीतीश कुमार, शशि थरूर, हरिवंश या राजनाथ सिंह अगले उपराष्ट्रपति के लिए किसका नाम फाइनल हुआ है, आज इस पर भी बात करूंगा। इसके अलावा नोटबंदी के बाद वोटबंदी का बवाल काटते इंडी गठबंधन ने आज बिहार में क्या गजब कर दिया। बिहार वोटर लिस्ट में चुनाव आयोग का तूफानी एक्शन, मरे हुए लोगों से वोट डलवाकर चुनाव जीतेगा क्या विपक्ष। इसके अलावा चैप्टर होगा कि 31 महीने बाद बृजभूषण शरण सिंह से मिले सीएम योगी। यूपी की पॉलिटिक्स में क्या भूचाल आने वाला है। पहले दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली आए, फिर योगी मिले अमित शाह से। यूपी को लेकर चल क्या रहा है, आज आपको बताऊंगा। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी लाया हूं कि ना चोटी कटवा ना भेड़िए, यूपी में हवा में उड़ता वो कौन सा खौफ है जो लोगों को सोने नहीं दे रहा। लोगों की नींद उड़ गई है। पुलिस एक्शन में यूपी में रहस्यमयी ड्रोन्स के पीछे का पूरा सच क्या है, आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन देख लीजिए, फिर खोलते हैं पहला चैप्टर। कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी और उत्तराखंड सरकार का क्यूआर कोड वाला आदेश लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज हुई सुनवाई के बाद कांवड़ रूट पर खाना बेच रही दुकानों के बाहर क्यूआर कोड लगाने के आदेश पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया। हालांकि इस फैसले का कांवड़ यात्रा पर अधिक असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज आधिकारिक तौर पर कांवड़ यात्रा का आखिरी दिन है। आगरा धर्मांतरण रैकेट की जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर हिंदू लड़कियों को नेटवर्क के जाल में फंसाया जाता था। टारगेट किए गए लोगों का ग्रुप बनाकर उसमें इस्लाम से जुड़े वीडियो भेजे जाते थे। 2006 के मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में अब महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट 24 जुलाई को इस केस की सुनवाई करेगा। इस केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 21 जुलाई को सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकारी वकील आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित नहीं कर पाए, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की अपील की। पटना के चंदन मिश्रा हत्याकांड में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। भोजपुर में एनकाउंटर के बाद पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 3 और बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाशों को गोली लगी। इससे पहले पुलिस कोलकाता से हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। ब्रिटिश नौसेना के लड़ाकू विमान F-35B ने मंगलवार को 38 दिन बाद केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। हाइड्रोलिक फेल होने की वजह से यह लड़ाकू विमान उड़ान ही नहीं भर पा रहा था, जिसको ठीक करने के लिए 25 इंजीनियर्स की टीम 6 जुलाई को ब्रिटेन से भारत पहुंची थी। यह लड़ाकू विमान अब पूरी तरह से ठीक हो गया और वापस चला गया। तो यह हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। तबीयत खराब या पीएम मोदी का कोई एंगल। 4 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है। अमित शाह, नड्डा और राजनाथ सिंह के बीच लंबी मीटिंग में क्या हुआ था। धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव लाने वाले थे क्या, सच क्या है, आज आपको बताऊंगा। कल तक जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए बवाल काटते विपक्ष ने यू टर्न क्यों मार दिया। और नीतीश कुमार, शशि थरूर, हरिवंश या राजनाथ सिंह अगले उपराष्ट्रपति के लिए किसका नाम फाइनल हुआ है, सबसे पहले इसका चैप्टर खोलने जा रहा हूं। भाई, कल तक पूरे देश की नजर संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर होने वाली बहस कैसी होगी, क्या होगी, कब होगी, उससे जुड़ी हुई पॉलिटिक्स पर टिकी थी। लेकिन अचानक पूरा खेल ही पलट गया, क्योंकि कल रात को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ऐसा धमाका किया कि सब हैरान रह गए। किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि वो इस्तीफा दे देंगे। उनके अचानक आए इस्तीफे की वजह से ऐसा बवाल मचा कि पूरा फोकस जगदीप धनखड़ पर चला गया। जगदीप धनखड़ को लेकर पूरा देश 2 सवालों का जवाब जानना चाहता है। पहला सवाल तो यह है कि जगदीप धनखड़ ने अचानक उपराष्ट्रपति का पद क्यों छोड़ दिया। उसके पीछे की असल स्टोरी क्या, असल वजह क्या है। क्योंकि उनके इस्तीफे ने ऐसा सस्पेंस क्रिएट किया है कि फिल्मी कहानी भी उसके आगे फेल हो जाए। कोई भी यह मानने को तैयार नहीं कि उन्होंने सेहत की वजह से पद छोड़ा है, जो कि इस्तीफे में लिखा है। सबको यही लग रहा है कि जरूर इसके पीछे कोई और कहानी है, और इसी कहानी को जानने की ललक लोगों में बढ़ गई है।
वो इस कहानी को जबरदस्त सियासी मिर्च मसाला तलाश रहे हैं। इसलिए जैसे ही कोई जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को किसी नाराजगी, झगड़े वगैरह से जोड़ रहा है तो थ्योरी तुरंत वायरल हो जा रही है। जगदीप धनखड़ को लेकर दूसरा सवाल यह है कि उनके बाद देश का नया उपराष्ट्रपति, नया वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा। इसे लेकर भी कई नाम सोशल मीडिया में चल रहे हैं। जिसके मन में जो आ रहा है वो नाम बोल दे रहा है। कोई कह रहा नीतीश कुमार बनेंगे, कोई कह रहा राजनाथ सिंह है, कोई कह रहा जेपी नड्डा, कोई कह रहा मनोज सिन्हा हो सकते हैं, कोई कह रहा है, मतलब अलग अलग नाम चल रहे हैं। पाठशाला में आज हम आपको इन दोनों सवालों के जवाब देंगे। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी क्या है, जगदीप धनखड़ के बाद किसके उपराष्ट्रपति बनने की सबसे ज्यादा चांसेस हैं, वो भी आपको फैक्ट्स के साथ बताऊंगा। जो विपक्ष कल तक जगदीप धनखड़ को कुर्सी पर देखना नहीं चाहता था, उन्हें हटाने में लगा हुआ था, वो विपक्ष आज जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर कैसे आंसू बहा रहा है, कैसे संजय राउत से लेकर राकेश टिकैत तक सब कूद गए हैं भाई जगदीप धनखड़ के पक्ष में। विपक्ष ने कैसे पलटी मारी है आज वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले आज जो बवाल मचा, जरा उसकी एक झलक देख लीजिए। I will retire at the right time. किसानों की आवाज उठाने वाले थे। ये संसदीय इतिहास का काला दिन है। कुछ तो राज है जिसकी पर्दादारी है। क्या कारण है कि उपराष्ट्रपति जैसे महान व्यक्ति को भी इस्तीफा देने का पड़ सकता है? कुछ ना कुछ हो रहा है, जल्दी पता चलेगा। बहुत कुछ हो सकता है ना सितंबर महीने में, आप देखिए ना। तो somebody is resting, आप उस पर भी आप राजनीति कर रहे हैं, मतलब हद हो गई। राजनीति का लेवल दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। अलग अलग रिएक्शंस हैं, अलग अलग कहानियां हैं, सोशल मीडिया पटा पड़ा है, ये हुआ वो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन बॉस, कल 4 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। इसकी इनसाइड स्टोरी आज आपके लिए लेकर आया, क्योंकि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर हजारों बातें चल रही। जो लोग कल तक धनखड़ को भर भर के कोसते थे, उनकी नकल उतारते थे, मजाक बनाते थे, वही लोग आज धनखड़ के लिए छाती पीट रहे हैं। लेकिन यह सब देखने से पहले आज जो 2 बड़ी चीजें हुई हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद आज पहली जो बड़ी बात हुई वो ये कि कल इस्तीफा देने के बाद आज धनखड़ संसद नहीं आए। उनका कोई विदाई समारोह भी नहीं हुआ, उन्होंने कोई विदाई भाषण भी नहीं दिया और कहा गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कोई विदाई समारोह अभी नहीं हो रहा है, कोई विदाई भाषण नहीं हो रहा है। दूसरी बड़ी बात यह हुई कि जैसे ही जगदीप धनखड़ का इस्तीफा राष्ट्रपति ने स्वीकार किया, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पर पहली प्रतिक्रिया आ गई। पीएम मोदी ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति समेत कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। यानी जो लोग कह रहे थे कि अरे देखिए कुछ हुआ है, नरेंद्र मोदी ने अभी तक ट्वीट नहीं किया, नरेंद्र मोदी जो हैं वो प्रोटोकॉल के हिसाब से चलते हैं, कायदे से चलते हैं। उन्होंने अभी इस्तीफा भेजा था, नरेंद्र मोदी क्या बोलते भाई? जब राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार किया था, प्रधानमंत्री का रिएक्शन आया। पीएम मोदी के इस ट्वीट के बाद मामला क्लियर हो गया कि जगदीप धनखड़ की अब वापसी तो नहीं होने जा रही। अगर कोई सोच रहा था कि जगदीप धनखड़ को मनाने का खेल चलेगा, वो सब भी नहीं हुआ। लेकिन कल 4 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि जगदीप धनखड़ ने कुर्सी छोड़ दी? क्योंकि भाई 4 बजे तक तो वो राज्यसभा में थे, 8 साढ़े 8 जो है 4 साढ़े 4 राज्यसभा में थे, 8 साढ़े 8 में जो है इस्तीफे की बात हुई। तो 4 घंटे में क्या हुआ इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन पहले देख लीजिए कि जो विपक्ष जगदीप धनखड़ को न जाने क्या क्या कहता था, वही विपक्ष आज कैसे जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर आंसू बहा रहा है। धनखड़ के इस्तीफे पर विपक्ष ऐसे आंसू बहा रहा है जैसे पता नहीं क्या गजब हो गया। लोगों को ना तो जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की असली वजह समझ में आ रही है, ना ही विपक्ष का रिएक्शन समझ में आ रहा है। आप देखिए कि उपराष्ट्रपति रहते हुए जगदीप धनखड़ पर विपक्ष हमलावर था। धनखड़ के खिलाफ विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव लाया था बॉस। संसद के बाहर जगदीप धनखड़ की मिमिक्री होती थी। जगदीप धनखड़ को बिना रीढ़ वाला आदमी तक कहा गया था। सदन में विपक्ष को बोलने नहीं देने का आरोप लगता था। सोचिए, जो लोग जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव तक ले आए थे, वही आज आंसू बहा रहे हैं कि बाप रे बाप, जगदीप धनखड़ के साथ ना क्या हो गया। यही विपक्ष कह रहा है कि गजब ही हो गया, धनखड़ जी तो बहुत भले आदमी है, वो इस्तीफा कैसे दे सकते हैं? जरूर इसके पीछे सरकार का दबाव है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा में सभापति रहते हुए धनखड़ पर विपक्ष ने क्या क्या नहीं कहा। धनखड़ को हटाने तक की कोशिश की,
लेकिन अब वही विपक्ष धनखड़ को लेकर तारीफ में कसीदे पड़ रहा है। जैसे कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि निसंदेह श्री जगदीप धनखड़ को अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि उनके इस बिल्कुल अप्रत्याशित इस्तीफे के पीछे जो दिखाई दे रहा है उससे कहीं अधिक है। श्री जगदीप धनखड़ ने सरकार और विपक्ष दोनों को समान रूप से आड़े हाथों लिया। उन्होंने कल दोपहर 1 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई थी और न्यायपालिका से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले थे। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। ये वो लोग हैं जो जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए दिन रात एक किए हुए थे। आज कह रहे हैं कि ना सर, आप इस्तीफा क्या दे रहे हैं, आप इस पर सोचिए। और कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री से भी अपेक्षा करते हैं कि वे श्री जगदीप धनखड़ को अपना मन बदलने के लिए राजी करें। यह देश हित में होगा, विशेष रूप से कृषक समुदाय के लिए बड़ी राहत होगी। जब जगदीप धनखड़ का ये लोग जो है वो मिमिक्री करके मजाक बनाते थे और राहुल गांधी वीडियो बनाते थे उसका, तब कृषक समाज के बारे में नहीं समझ में आ रहा था। जब जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव ले आए थे, तब जगदीप धनखड़ किसान के बेटा हैं, तब नहीं समझ में आ रहा था। आज जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो गया, इनको नरेंद्र मोदी को घेरना है तो वो किसान का बेटा हो गए। कह रहे हैं कि ना उनको रोक लीजिए सर, वो चले गए तो क्या ही हो जाएगा। यही जयराम रमेश आरोप लगाते थे कि जगदीप धनखड़ विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं देते। अब कह रहे हैं कि अपने इस्तीफे पर पुनर्विचार कीजिए, मोदी जी इनको रोक लीजिए, ये देश हित में होगा। तो पहले काहे नहीं देश हित का सोच के उनको रहने दिए पद पे, तब काहे हटाना चाहते थे। ये वही कांग्रेस है, वही इंडी गठबंधन है जिसने जगदीप धनखड़ का इस तरह से मजाक बनाया था जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। साल 2023 के शीतकालीन सत्र में विपक्ष के सांसदों ने संसद भवन के बाहर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया था। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी। राहुल गांधी तक वहां पर मौजूद थे और वीडियो बना रहे थे। तब इनको उपराष्ट्रपति की गरिमा, किसान का बेटा, देश हित, ये सब उनकी उम्र कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्या? एक बार देखिए कैसे ये लोग मजाक उड़ाते थे जगदीप धनखड़ का, फिर आता हूं इस पर कि असल कहानी क्या है। एक मिनट मिस्टर राय, यू आर अ लॉयर, आई एम मिस्टर नारिंगन इज नॉट ए गुड लॉयर। हाउ मेनी केसेस यू नो? आई डन इन सुप्रीम कोर्ट। आई गेट my spine is so straight. लेकिन आज ये देखिए कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता कैसे आंसू बहा रहे। कांग्रेस कह रही है कि जगदीप धनखड़ बहुत ज्ञानी आदमी है, उन्होंने हमेशा किसानों की बात की। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा भारत के इतिहास का काला दिन है। सुनिए कांग्रेस के नेताओं को, फिर आपको बताता हूं कि संजय राउत से लेकर और वो किसान नेता राकेश टिकैत तक कूद पड़े हैं भाई जगदीप धनखड़ के लिए। क्या बोल रहे हैं वो दिखाऊंगा, पहले कांग्रेस के नेताओं को सुनिए। चौंकाने वाला है। मैं उनसे आग्रह करूंगा वो पुनर्विचार करें। वो संसदीय ज्ञान के धनी थे और कृषक आंदोलन और किसानों की आवाज उठाने वाले थे। ये संसदीय इतिहास का काला दिन है जब एक उपराष्ट्रपति जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कि धनखड़ जी निश्चित तौर से एक अच्छे किसान वर्ग से आते हैं, वो जाट समाज से आते हैं और उन्होंने देश की सेवा की है और देश की लगातार सेवा में वो आगे बढ़ते रहे हैं। उनको सारी चीज़ें दिखती होंगी कि किसान परेशान है, अपमान हो रहा है, तो एक स्वास्थ्य के साथ साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसानों की भी बात उनके मन में रही होगी। कहीं उनको अंदर से एक महसूस हुआ होगा कि कहीं ना कहीं हमारा जिस समाज से हम आते हैं वो समाज आहत हो रहा है और उसे सताया जा रहा है, तो उन्होंने ये निर्णय लिया है। आज इनको जगदीप धनखड़, उनका समाज, किसान सब याद आ गया। जगदीप धनखड़ को जब बेइज्जत करते थे खुद ये लोग, तब समझ में नहीं आता था। और जगदीप धनखड़ भी कांग्रेस की खूब क्लास लगाते थे, कांग्रेस भी धनखड़ को खूब कोसती थी। लेकिन आज मोदी विरोध के चक्कर में कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने ऐसी पलटी मारी कि इनके नेताओं को धनखड़ अच्छे लगने लगे। इंडी गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि मोदी सरकार के दबाव में धनखड़ ने इस्तीफा दिया। धनखड़ साहब मैदान छोड़ने वालों से नहीं है, वालों में से नहीं है। संजय राउत को सुनिए जरा। जो कारण दिया है उनकी हेल्थ का, मैं मानने को तैयार नहीं। वो बहुत ही स्वस्थ आदमी है, खुश मिजाज आदमी है, वैसे मैदान छोड़ने वाले आदमी तो नहीं है। हमारे उनसे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं उनको जो देखता हूँ वो सहजता से मैदान छोड़ने वाली व्यक्ति नहीं है, वो लड़ने वाले आदमी।
आप यह भी देखिए कि उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से राकेश टिकैत जैसे लोग भी दुखी हैं। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया नहीं है, उनसे इस्तीफा लिया गया है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि लोगों ने फोन करके उन्हें यह जानकारी दी है। सुनिए राकेश टिकैत को, फिर इस्तीफा दिया गया लिया गया उसकी इनसाइड स्टोरी भी बताता हूं। हमारे पास में फोन आए, उन्होंने कहा इस्तीफा दुआया उसे कह के नहीं तो जाट तो भाई मरता हुआ खाट पर भी जमीन नाम नहीं करता हो किसी के। जमीन नाम भी बालकों के मरने के बाद हो। जिंदगी किसने करी हो तो बता दो। इस्तीफा दे नहीं सकता था, यानी इस्तीफा लिया। ये तो उपराष्ट्रपति का पद है, कौन छोटा लग रहा, कोई ना कोई प्रेशर डाल दिया होगा जब लिया। ये लोग किस तरह से रंग बदलते हैं वो आपने कल से आज तक में देख लिया। लेकिन जहां तक बात जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की असली वजह की है, तो आपको एक एक बात डिटेल में बताता हूं कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि धनखड़ ने कुर्सी छोड़ी। धनखड़ ने इस्तीफे में अपनी सेहत का हवाला दिया कि उनकी सेहत ठीक नहीं रहती, लेकिन विपक्ष ने अपनी राजनीति में इसमें पीएम मोदी को घसीट लिया और अपनी कहानियां इसी पर बता रहे हैं। पहले आप विपक्ष को सुन लीजिए, फिर आपको इस्तीफे की असली वजह बताऊं। स्वास्थ्य का खराब हो सकता तो एम्स जैसे बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल है, इसका इलाज हम करवा देंगे। और ऐसी कौन सी बड़ी स्वास्थ्य की मुद्दा है उपराष्ट्रपति का? वो लंबे जंबे जाट है, हट्टे कट्टे सब ठीक ठाक है, मगर ये सरकारी बीमारी है, ये अजीब वायरस भाजपा में घूमती रहती है, तो अब आके इनको भी ऐसी लग गई है। कुछ तो राज है जिसकी पर्दादारी है, वरना ये बात समझ में नहीं आती कि कल सारा दिन काम करा, पूरा शेड्यूल लगा हुआ है, आप अचानक इतना ज्यादा आहत हुए कि आपको इस्तीफा तक देना पड़ा। तो ये बात तो जानने का अधिकार देश को है कि क्या बात हुई, क्या कारण है कि उपराष्ट्रपति जैसे महान व्यक्ति को भी इस्तीफा देने का पड़ सकता है। विपक्ष अब कुछ भी कहे, लेकिन अगर जगदीप धनखड़ की सेहत के बारे में बात करें तो यह बात भी सही कि पिछले कुछ वक्त में धनखड़ साहब की तबीयत खराब थी, बिगड़ी हुई थी। जैसे 17 जुलाई को तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब दिल्ली की यमुना वाटिका और बांसेरा पार्क पहुंचे थे, वहां अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। दावा तो यहां तक है कि वो अचानक बेहोश हो गए। इससे पहले 25 जून को नैनीताल में कार्यक्रम से पहले भी धनखड़ की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, वो बेहोश हो गए थे। इसी साल मार्च में उन्हें दिल की बीमारी के चलते दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। वो 3 दिन तक अस्पताल में रहे थे, उन्हें कुछ दिन आराम करने की सलाह दी गई थी। यानी ऐसा नहीं है कि जगदीप धनखड़ की तबीयत में कुछ था ही नहीं, कोई हेल्थ इशू था ही नहीं। हेल्थ इशू थे, ये दिख रहा है, लेकिन अचानक इस्तीफा देना क्या सिर्फ हेल्थ इशू से जुड़ा है? हेल्थ इशू एकमात्र फैक्टर था, यह बात आसानी से गले नहीं उतर रही, क्योंकि 12 दिन पहले ही यानी 10 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने खुद एक कार्यक्रम में कहा था कि वो अगस्त 2027 तक रिटायर नहीं होने वाले। सुनिए उनका बयान, 10-12 दिन पहले उन्होंने क्या कहा। I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. यानी जगदीप धनखड़ 12 दिन पहले खुद कह रहे थे कि मैं 2027 के पहले रिटायर नहीं होने वाला जब तक कि कोई देवीय इंटरवेंशन ना हो जाए। तो भाई उनको 12 दिन पहले पता नहीं था कि इतनी तबीयत खराब हो जाएगी कि मैं 2027 तक वाइस प्रेसिडेंट के पद पे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। इसलिए लोग कह रहे हैं कि इशू की जो इस्तीफे की वजह है वो सिर्फ हेल्थ इशू नहीं हो सकता। सवाल यह भी है कि अगर स्वास्थ्य कारण ही इस्तीफे की वजह है तो वो संसद सत्र के पहले दिन सदन को संचालित क्यों करते? सत्र से पहले भी इस्तीफा दे सकते थे, सत्र के पहले दिन अचानक इस्तीफा क्यों? दूसरी बात, कल शाम तक जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की कोई चर्चा नहीं थी, कोई हवा नहीं थी। वो तो आज सुबह 10 बजे के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बैठक प्लान कर चुके थे। तीसरी बात, उनका 23 जुलाई का जयपुर जाने का दौरा तय था, यानी कल तक वो फ्यूचर प्लानिंग में लगे थे और रात को अचानक उनके इस्तीफे की खबर आ गई। चौथी बात, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके लिए छुट्टी नहीं मिलती, और ऐसी कौन सी बीमारी है जो 2027 तक ठीक नहीं होती? भाई लोग कह रहे हैं अगर कोई बीमारी भी थी तो छुट्टी लेके इलाज करा लेते। भाई 2027 तक कार्यकाल था। यही वजह है कि विपक्ष उनके इस्तीफे पर सवाल उठा रहा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दाल में जरूर कुछ काला है। एक बार अखिलेश यादव को भी सुनो। और अगर उन्होंने स्वास्थ्य को लेकर के रिजाइन किया है तो उनके पूरा सम्मान, और अगर फेयरवेल की दावत और जो फेयरवेल का एक ट्रेडिशन होता है, कम से कम सरकार को वो उनके लिए करना चाहिए। बीजेपी के लोग हालचाल नहीं पूछने जा रहे हैं, फेयरवेल नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। अगर जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य नहीं है तो फिर सवाल है कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया क्यों?
इसे लेकर सोशल मीडिया पर इंडी गठबंधन वाले 2 वीडियो वायरल कर रहे हैं। ये दोनों वीडियो कल की राज्यसभा की कार्रवाई के हैं। यानी इंडी गठबंधन ये माहौल बना रहा है कि कल में कुछ ऐसा कांड हो गया कि जगदीप धनखड़ ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। पहले आप ये दोनों वीडियो देखिए, फिर बताऊंगा कि कैसे इन वीडियो को जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से जोड़ा जा रहा है। The government is ready for comprehensive discussion. I will meet with the leaders, settle for a discussion, and I will ensure full-fledged discussion for as much time as you want. Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. अब आपको यह बताता हूं कि कैसे इन दोनों वीडियो को दिखाकर विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बना रहा है। दरअसल इसमें एक वीडियो में राज्यसभा के अंदर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा विपक्ष से यह कह रहे हैं कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। अब यह वीडियो दिखाकर यह माहौल बनाया जा रहा है कि जो बातें कहने का अधिकार सिर्फ सभापति को है, वो बातें बीजेपी के अध्यक्ष ने कह दी, जेपी नड्डा ने बतौर सांसद कह दी। उन्होंने सीधे सीधे चेयर का अपमान कर दिया और इसलिए जगदीप धनखड़ आहत हो गए। हालांकि जेपी नड्डा ने बाद में सफाई भी दी थी कि उन्होंने जो कुछ बोला था वो चेयर के लिए नहीं, बल्कि टोका टोकी करने वाले विपक्षी सांसदों के लिए था। दूसरे वीडियो में जगदीप धनखड़ सभापति के तौर पर विपक्ष को आश्वासन दे रहे हैं कि वो ऑपरेशन सिंदूर के विपक्ष को चर्चा का पूरा मौका देंगे। उन्होंने सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का पूरा मौका भी दिया। इसलिए यह कहा जाने लगा कि विपक्ष की साइड ले रहे थे और ऑपरेशन सिंदूर पर मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका दिया, इसलिए सरकार नाराज हो गई जगदीप धनखड़ से और उनका इस्तीफा हो गया। लेकिन ये दोनों ही बातें गलत है, क्योंकि जेपी नड्डा वाला वीडियो तो काट छाट कर चलाया जा रहा है, जबकि उसमें पहले चेयर से बैकग्राउंड में कहा जाता है कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, जिसे नड्डा रिपीट करते हैं। अब पूरा वीडियो देखिए एक बार। Only what leader of the house will go on record. Only what leader of the house will go on record. Only what leader of the house will go on record. यानी जेपी नड्डा ने जो बात कही उसके ठीक पहले जगदीप धनखड़ ने कहा था कि भाई लीडर ऑफ द हाउस जो कह रहे हैं सिर्फ वही बात ऑन रिकॉर्ड जाएगी, और वही बात उन्होंने जोर से बोलकर जो है वो विपक्ष को बताई कि देखिए वो भी वही कह रहे हैं। तो काट छाट के वीडियो चलाया जा रहा और कहा जा रहा इसी से वो आहत हो गए, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। दूसरी बात, जहां तक खड़गे को बोलने की बात है, बोलने देने की बात है, तो राज्यसभा में टाइम टू टाइम नेता विपक्ष को बोलने का मौका मिलता ही रहा है। जहां तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है तो सरकार खुद चर्चा के लिए तैयार है। तो कोई ऑपरेशन सिंदूर पर बोलता है तो इससे सरकार को क्या परेशानी होगी? सरकार खुद कह रही है कि हम 25 घंटे की चर्चा करा लेंगे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे थोड़ा बोल ही लिए, तो इसमें ऐसा क्या कांड हो गया भाई? तो दोनों कहानियां तो जो सोशल मीडिया पर तर रही हैं वो दोनों ही सच नहीं। विपक्ष बार बार यही कह रहा है कि सरकार और जगदीप धनखड़ के बीच किसी मुद्दे पर ऐसी अनबन हुई है कि गुस्से में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब ऐसी कौन सी बात है जिससे नाराज होकर जगदीप धनखड़ इस्तीफा दे देंगे? इसे लेकर भी 2 तरह की थ्योरीज चल रही। पहली थ्योरी यह है कि उन्होंने बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग बुलाई थी, उसमें सरकार के लोग नहीं पहुंचे, इससे नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक थ्योरी यह बताई जा रही है। दूसरी थ्योरी जस्टिस वर्मा को लेकर है कि उन्होंने सरकार को बिना बताए जस्टिस वर्मा को हटाने से जुड़े विपक्ष के महाभियोग के नोटिस को स्वीकार कर लिया, इस वजह से इस्तीफे की नौबत आ गई। अब पहली थ्योरी के बारे में पहले बात करता हूं। दरअसल सभापति के तौर पर कल जगदीप धनखड़ ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई थी। यह मीटिंग 4:30 बजे बुलाई गई थी। मीटिंग में पक्ष और विपक्ष के लोगों को शामिल होना था, लेकिन राज्यसभा के लीडर ऑफ हाउस जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू इस मीटिंग में नहीं आ पाए। इसी वजह से कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि दोपहर 12:30 बजे जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की बीएसी यानी बिजनेस एडवाइजरी की कमेटी की मीटिंग बुलाई थी। उसमें जेपी नड्डा और किरण रिजिजू मौजूद थे। जयराम रमेश ने कहा कि दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे के बीच कुछ गंभीर हुआ, जिसकी वजह से जेपी नड्डा और रिजिजू जानबूझकर बैठक में नहीं आए बाद में, और शाम वाली बैठक में, और जगदीप धनखड़ को मीटिंग में न आने के बारे में बताया भी नहीं। यानी कांग्रेस ने पूरा नैरेटिव बना दिया कि जगदीप धनखड़ का अपमान हुआ और इस वजह से वो आहत हो गए। दूसरी तरफ जेपी नड्डा ने इस बैठक में शामिल न होने के पीछे यह वजह दी कि दोनों मंत्री बिजी थे और उन्होंने सभापति जगदीप धनखड़ को बाकायदा इसकी जानकारी दे रखी थी। यानी यह कहानी भी सही नहीं लगती। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर एक ट्रिगर पॉइंट कहा जा रहा है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग से जुड़े नोटिस को ट्रिगर पॉइंट बताया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक धनखड़ चाहते थे कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग राज्यसभा में लाया जाए, लेकिन सरकार महाभियोग से जुड़ा नोटिस पहले लोकसभा में लेकर आई। उस नोटिस में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा के भी सिग्नेचर थे। वहीं दूसरी तरफ जगदीप धनखड़ ने चेयर से यह ऐलान कर दिया कि जस्टिस वर्मा के महाभियोग के लिए उन्हें विपक्ष के नेताओं की सिग्नेचर की कॉपी राज्यसभा में मिली है, जिसमें पर्याप्त संख्या में सिग्नेचर है। राज्यसभा में जगदीप धनखड़ ने यह ऐलान करके सरकार को भी चौंका दिया।
अब जगदीप धनखड़ के ऐलान से सरकार के लिए असहज होने वाली स्थिति हो गई, क्योंकि यह पूरा मामला विपक्ष की तरफ से शुरू किए सिग्नेचर अभियान की तरफ चला गया। इतना ही नहीं, जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के इस नोटिस पर नियमों के अनुसार प्रक्रिया का पालन करने की बात भी कह दी। इसके अलावा सूत्रों से यह भी खबर आ रही है कि सरकार जस्टिस वर्मा के मामले को सरकार बनाम जुडिशरी नहीं बनाना चाहती थी। उसका जोर जुडिशरी से बेहतर तालमेल पर है, लेकिन कई बार जगदीप धनखड़ जुडिशरी के खिलाफ बयान देते आए हैं। ऐसे में अगर जगदीप धनखड़ की अध्यक्षता में राज्यसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाया जाता तो शायद जुडिशरी में सही मैसेज भी नहीं जाता। यानी ये जो महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा में आया, उसको एक ट्रिगर पॉइंट के तौर पर भी बताया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का निचोड़ यह निकलता है कि सरकार चाहती थी कि राज्यसभा लोकसभा में बेहतर तालमेल हो, जिससे संसद का कामकाज बेहतर। अगर राज्यसभा में कुछ और होगा, लोकसभा में कुछ और होगा और तालमेल नहीं बन पाएगा तो फिर संसद के कामकाज पर भी असर पड़ेगा। जगदीप धनखड़ धाकड़ नेता रहे, लेकिन इसमें कई बार वो सरकार को भी असहज स्थिति में डाल देते हैं, जैसा कि कल इस महाभियोग प्रस्ताव को लेकर कहा जा रहा है कि सरकार असहज स्थिति में आ गई। इतना ही नहीं, एक बार अपने ही सरकार के कृषि मंत्री को मंच पर ही वो सुनाने लग गए थे। एक पुराना वीडियो भी देख के फिर आगे की बात बताता हूं। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। यह दिसंबर 2024 का बयान है और यह बयान अभी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे जब मैं आपको बताऊंगा जो कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस्तीफा ले लिया जगदीप धनखड़ का, यह बयान आपको तब याद रखना जरूरी हो। लेकिन आप देखिए कि ये वो सरकार है जो भाई रिकॉर्ड एमएसपी पे खरीद हो रही है। इसके आंकड़े हम आपको पाठशाला में बता चुके। रिकॉर्ड जो है वो किसान सम्मान निधि का ट्रांसफर अकाउंट में हो रहा है। एमएसपी ऑलमोस्ट बढ़ते बढ़ते डबल के करीब पहुंच गई है पिछले कुछ सालों में। तो सरकार किसान के लिए जो करना है वो लगभग कर रही है। एमएसपी पे कानून की बात कर रहे थे जगदीप धनखड़ की, वो क्यों नहीं बना देते, जो कि कई एक्सपर्ट कहते हैं कि भाई फाइनेंशियली फिजिबल नहीं है कि आप कानून बना के एमएसपी की गारंटी दे दें। लेकिन मंच पे खड़े होकर आप अपने कृषि मंत्री को सुना रहे हैं, जबकि आप उसी सरकार का हिस्सा हैं। राष्ट्रपति की सरकार कही जाती है भाई, उपराष्ट्रपति उसी सरकार का हिस्सा तो है। तो मंच पे अपनी सरकार को क्रिटिसाइज करने की बजाय, ऐसी बात कहने की बजाय जो कि फैक्ट से मैच नहीं करती, अगर वो आप सामने सामने बैठ के करेंगे, ये उम्मीद की जा रही थी। लेकिन आप ये भी देखिए कि इस तरह की बातें कहने के बावजूद जगदीप धनखड़ के बारे में सरकार ने कुछ बोला नहीं। ये दिसंबर 2024 का बयान था। ऐसे में अगर ये कोई ये कहे कि किसी एक घटना की वजह से धनखड़ को सरकार से हटने के लिए कह दिया गया, तो इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। फिर भी लोग ऐसी ऐसी थ्योरी चला रहे हैं जिन्हें सुनकर हंसी आ जाती है। जैसे ये बातें चल रही कि कल मोदी सरकार ने अपने सभी राज्यसभा सांसदों को बुलाकर उनसे खाली कागज पर साइन करवा लिया था। यह भी दावा किया गया कि कल अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा ने जगदीप धनखड़ के मुद्दे पर बैठक की और फिर अमित शाह लोकसभा अध्यक्ष से मिले। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने दावा किया कि कल उन्हें संसद परिसर में यह सुनने को मिला कि बीजेपी सांसदों से इंपीचमेंट मोशन पर साइन कराया गया है। उसके बाद रात में जगदीप धनखड़ ने रिजाइन कर दिया। सवाल यह है कि इंपीचमेंट मोशन किसके लिए लाया जा रहा था। ऐसी थ्योरी चलने लगी कि यह साइन इसलिए कराए गए ताकि जगदीप धनखड़ अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो सरकार उनके खिलाफ महाभियोग लाकर उन्हें हटा देगी। लेकिन इस थ्योरी में आप खुद सोचिए, इतना सा भी अगर लॉजिक लगाइएगा तो आपको कोई दम नहीं दिखेगा, क्योंकि सरकार अपने ही बनाए हुए उपराष्ट्रपति को इतने अहम पद देने के बाद महाभियोग का प्रस्ताव लाके हटाएगी। आप सोचिए कितनी एम्बैरेसमेंट होगी किसी सरकार के लिए कि वो जिस उपराष्ट्रपति को उन्होंने बनाया उनको महाभियोग का प्रस्ताव लाके हटाएंगे। नरेंद्र मोदी सरकार अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेगी, ऐसा हो सकता है। और जहां तक कोरे कागज पर साइन कराने की बात है, तो इसे लेकर यह बात सामने आ रही कि सरकार ने राज्यसभा के कुछ सांसदों से साइन इसलिए कराए थे जिससे मैसेज जाए कि एनडीए के सांसद भी जस्टिस वर्मा को हटाने की मुहिम में लगे हुए हैं और इसका जगदीप धनखड़ से कोई लेना देना नहीं था। तो मतलब एक बेसिक लॉजिक है कि भाई सरकार अपने उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो है वो महाभियोग का प्रस्ताव क्यों लाई। जो लोग भी ये माहौल बना रहे हैं कि इस धनखड़ से इस्तीफा ले लिया गया, वो लोग ये भूल जाते हैं ये नरेंद्र मोदी का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग नहीं है बॉस। जैसे आप सत्यपाल मलिक का उदाहरण देख लीजिए। सत्यपाल मलिक ने मार्च 2021 से ही किसान आंदोलन पर मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। यूपी में बीजेपी के चुनाव हारने जैसी बातें कर दी थी।
उस वक्त सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल थे बॉस। इसके बावजूद वो अक्टूबर 2022 तक मेघालय के राज्यपाल बने रहे। मोदी सरकार ने उनको हटाया नहीं राज्यपाल के पद से, जबकि वो जो मन में आ रहा था बोल रहे थे। कई लोग तो ये भी दावा करते हैं, सोर्सेज ये दावा करते हैं कि आज जो जांच करप्शन के मामले में सत्यपाल मलिक तक पहुंच गई है, वो सत्यपाल मलिक को तभी समझ में आ गया था कि वो पहुंचेगी, और इसलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को कोसना शुरू कर दिया था, ताकि जब जांच एजेंसी उन तक पहुंचे तो वो ये आधार बना सके कि देखो मैं तो सरकार के खिलाफ बोल रहा था, इसलिए मुझ पे ये एक्शन हो रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इतना सुनने के बावजूद सत्यपाल मलिक को कुर्सी से नहीं हटाया था बॉस। नरेंद्र मोदी इस तरह काम नहीं करते हैं। इसी तरह आप सुब्रमण्यम स्वामी का उदाहरण देख लीजिए। वो 2016 से 2022 तक राज्यसभा के सांसद रहे। आज भी वो बीजेपी के सदस्य हैं, जबकि सुब्रमण्यम स्वामी साल 2015 से मोदी सरकार और उनकी नीतियों के खिलाफ बेहद गंभीर सवाल उठाते रहे, यहां तक कि पर्सनल अटैक करते हैं नरेंद्र मोदी पर। लेकिन उनका राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने दिया गया। वो आज भी बीजेपी में है, उनको नहीं निकाला गया। आप यशवंत सिन्हा का उदाहरण देख लीजिए बॉस। कितना कुछ नहीं बोले यशवंत सिन्हा नरेंद्र मोदी को लेकर, लेकिन उनके बेटे जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे बॉस। उनको नहीं हटाया नरेंद्र मोदी ने मंत्री के पद से। बाद में कैबिनेट रिशफल हुआ तो किसी दूसरे को मौका मिला। शत्रुघ्न सिन्हा क्या नहीं बोले, कोई एक्शन नहीं होता था। ये नरेंद्र मोदी का स्टाइल नहीं है बॉस कि चार बात नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल दी तो उठा दिया, पे हटाओ इसको, निकालो इसका, रेजिग्नेशन ले दो। और इसलिए लोग कुछ भी बातें बना रहे हैं, कुछ भी बेसिर पैर की बातें की जा रही हैं। यही सब नए उपराष्ट्रपति के नाम को लेकर भी किया जा रहा है। जब से उपराष्ट्रपति की पोस्ट खाली हुई है, लोगों ने अपने अपने हिसाब से इस पोस्ट पर भर्ती करना शुरू कर दिया। जितने मुंह उतनी बातें चल रही हैं। सोशल मीडिया पे तो मार मची है, किसी का भी नाम उठाकर लोग चला दे रहे हैं। ऐसे ऐसे नाम बताए जा रहे हैं जिन्हें सुनकर लोग चौंक गए। कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनाए जाएंगे, कुछ लोग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उपराष्ट्रपति बनाए दे रहे हैं, कोई शशि थरूर का नाम उछाल दे रहा है, कोई थरूर को नरेंद्र मोदी उपराष्ट्रपति बना देंगे ये कह रहा है, कुछ लोग मनोज सिन्हा का नाम ले रहे हैं। मतलब जिसका जो मन आ रहा है वो नाम ले रहा है। लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक है, किसी को इससे कोई मतलब नहीं। अब हम जरा लॉजिकली देखते हैं कि किसका नाम वहां उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने के लिए सबसे ज्यादा आगे दिख रहा है। सबसे ज्यादा जिस नाम की थ्योरी लोग चला रहे हैं वो है नीतीश कुमार का नाम। लेकिन जो लोग नीतीश कुमार का नाम चला रहे हैं वो ये बात भूल गए कि नीतीश कुमार बिहार में एनडीए का चेहरा है। बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और यहां पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी के नाम पर एनडीए इलेक्शन लड़ने जा रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाए जाने की बात बेमतलब की लगती है। दूसरी बात, नीतीश कुमार की खुद की सेहत के बारे में खूब राजनीति होती रही है। नीतीश कुमार ने पिछले कुछ अरसे में जिस तरह से सार्वजनिक मंचों पर अजीब अजीब हरकतें की हैं, उस पर विपक्ष ने नीतीश कुमार की सेहत को लेकर खूब बातें बनाई हैं। ऐसे में जब जगदीप धनखड़ जैसे नेता ने सेहत का हवाला देकर उपराष्ट्रपति की कुर्सी छोड़ दी, तो नीतीश कुमार को अगर उनकी जगह उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा तो इस पर बवाल ही ना होगा बॉस। दूसरा कि नीतीश कुमार मंच पे आते हैं तो लोग, इनके सहयोगियों का कलेजा धक धक करता है कि आज क्या करेंगे। वहां अगर उपराष्ट्रपति बनेंगे और संसद की कार्रवाई चलेगी और उसमें वो चेयर की कुर्सी पर बैठेंगे और कुछ इधर से उधर हुआ, सोचिए क्या होगा। तो ये कैसे संभव है कि नीतीश कुमार को बनाया जा रहा होगा उपराष्ट्रपति। और ऑलरेडी कहा जा रहा है कि भाई एकदम से इस्तीफा हुआ है, तो एकदम से इस्तीफा हुआ तो नीतीश कुमार से डील कब हो गई कि काम कीजिए, आप सीएम पद से हटिए, आपको उपराष्ट्रपति बना देते हैं। मतलब 4:30 बजे 6 बजे फोन गया होगा कि नीतीश जी आप उपराष्ट्रपति बनिएगा। हाँ सर, हम इसी का तो वेट कर रहे हैं। ऐसा हो गया। पता नहीं कैसे कैसे लोग नाम चला देते हैं कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बन रहे हैं। बिहार में तो विपक्ष इसी बात पर नीतीश कुमार को घेर भी रहा है कि जब धनखड़ सेहत का हवाला देकर इस्तीफा दे सकते हैं तो यही काम चुनाव के बाद नीतीश कुमार के साथ होगा। सुनिए तेजस्वी यादव। अब दिया गया है कि लिया गया है, ये सवाल खड़ा होता है। अगर अचानक से स्वास्थ्य बिगड़ा है तो उसी समय इस्तीफा देने की तो बात हो नहीं सकती है। और पहले भी आप देखिएगा कि अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो सत्र पहले चालू होने से पहले भी वो दे सकते थे इस्तीफा। अगर धनखड़ जी इस्तीफा दे सकते हैं तो लोग अब ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो बीजेपी जो है आखिर क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार जी को भी अगला मुख्यमंत्री का चेहरा जो है चुनाव तक ही, नेतृत्व तक ही बनाएंगे। हमको लगता है कि जो धनखड़ जी के साथ हुआ वो बिहार चुनाव के बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ भी वही काम जो है होगा।
भाई विपक्ष को तो मौका मिला है, अपनी अपनी खिचड़ी सब पका रहे हैं। उपराष्ट्रपति के नाम पर एक मसालेदार थ्योरी और बेची जा रही है, वो थ्योरी है राजनाथ सिंह के नाम। सोशल मीडिया पर कुछ लोग उपराष्ट्रपति पद के लिए राजनाथ सिंह के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें भी कोई लॉजिक फिलहाल नहीं दिख रहा। राजनाथ सिंह सफल रक्षा मंत्री हैं। राजनाथ सिंह के रक्षा मंत्री रहते हुए पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऐसे में पीएम मोदी राजनाथ सिंह को हटाकर उपराष्ट्रपति क्यों बनाएंगे भाई? इसके अलावा राजनाथ सिंह बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, कई मौकों पर सरकार के लिए संकट मोचक की भूमिका निभा चुके हैं। तो इस बात में भी नहीं दम नहीं दिखता कि एक ऑलराउंडर नेता को पीएम मोदी कैबिनेट से हटाकर उपराष्ट्रपति बना देंगे। इसी तरह से कई लोग मनोज सिन्हा का नाम ले रहे हैं। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के एलजी हैं, वहां पर अपना काम कर रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी मनोज सिन्हा को दिल्ली क्यों लेकर आएंगे? मनोज सिन्हा के नाम पर विपक्ष बवाल भी काट रहा है, क्योंकि मनोज सिन्हा ने पहलगाम आतंकी हमले में सुरक्षा में चूक की बात मानी थी। बीजेपी ऐसे नेता को उपराष्ट्रपति क्यों बनाएगी जिससे विपक्ष को हंगामा और बवाल करने का और मौका मिले? इसलिए उनके नाम को लेकर भी लगता नहीं कि वो नाम होगा। कई लोग तो और ही गजब कर रहे हैं, शशि थरूर का नाम चला रहे हैं, क्योंकि शशि थरूर ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद खूब चर्चा में रहे। पीएम मोदी की डिप्लोमेसी में शशि थरूर बहुत काम आए। थरूर ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार सरकार का पक्ष ले रहे हैं, इसी वजह से कुछ लोग शशि थरूर का नाम ले रहे हैं। लेकिन यह बात भी समझनी होगी कि शशि थरूर फिलहाल कांग्रेस के सांसद हैं। दूसरी बात यह है कि शशि थरूर विदेश नीति के एक्सपर्ट हैं। संसद को मैनेज करना, राज्यसभा संभालना, यह सब हर कोई नहीं कर सकता। शशि थरूर की अपनी एक्सपर्टीज है, लेकिन सदन को मैनेज करने का अनुभव उनके पास नहीं है। और शशि थरूर की जो अपनी एक्सपर्टीज है विदेश नीति को लेकर, एक अच्छे वक्ता के तौर पर नरेंद्र मोदी उसको ना इस्तेमाल करेंगे बॉस, कि उनको उपराष्ट्रपति बना देंगे। आप खुद सोचिए, जो नरेंद्र मोदी अपनी टीम में एस जयशंकर को लेकर आए, एक डिप्लोमेट को लेकर आए ताकि एक अच्छा विदेश मंत्री मिल सके, वो इस बात पे फोकस करते हैं कि मेरी टीम में कितना काबिल आदमी है, किस तरह से जो है मैं उसका इस्तेमाल कहां कर सकता हूं। वो शशि थरूर को, उनके बोलने की क्षमता को, दुनिया में जाकर भारत का पक्ष रखने की क्षमता को इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि बतौर उपराष्ट्रपति उनकी जिम्मेदारियां सीमित हो जाएंगी। लेकिन इन नेताओं के अलावा कुछ ऐसे भी नेता हैं जो उपराष्ट्रपति पद के सीरियस कंटेंडर माने जा रहे हैं, जैसे राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, जिन्होंने आज ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी की है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद हरिवंश नारायण सिंह की मुलाकात के बाद चर्चाएं तेज हो गई। वो अगले उपराष्ट्रपति होंगे ऐसा कहा जाने लगा। हालांकि यह बात भी समझनी होगी कि राष्ट्रपति से मुलाकात एक शिष्टाचार भेंट थी। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं और धनखड़ के इस्तीफे के बाद वो राज्यसभा चला रहे हैं, और जब तक नए उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता तब तक हरिवंश जी कार्यवाहक के तौर पर बने रहेंगे। यह भी हो सकता है कि जब चुनाव हो तो कोई नया नाम आ जाए, लेकिन हरिवंश जी का नाम एक बड़े कंटेंडर के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि हरिवंश जी बिहार से भी आते हैं, जेडीयू से हैं। तो भाई एक अपने सहयोगी के नेता को आप उपराष्ट्रपति बना रहे हैं, यह भी मैसेज चला जाएगा। दूसरा, कास्ट इक्वेशन के हिसाब से भी वो ठीक बैठते हैं। और एक और बड़ी चीज कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हर दल में, जैसे जगदीप धनखड़ को लेकर बवाल मचा रहता था, हरिवंश जी की सबसे दोस्ती है, वैसा वाला हिसाब है। तो इसलिए उनका नाम फ्रंट रनर के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन आपको यह भी बता देता हूं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा कैसे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के वोटों से ही उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो जो प्रक्रिया है उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर, वो भी आपको समझनी चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रपति के चुनाव से अलग होती है। तो जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वो कैसे होता है बॉस, अगर आप उसको देखेंगे, उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सीटों को जोड़ा जाता है। तो लोकसभा में कितने सदस्य हैं? लोकसभा में 543, और अगर एक सीट खाली है तो अभी कितना हो गया मौजूदा? 542। ठीक है, ये लोकसभा का हो गया। राज्यसभा में कुल सीट कितनी है? राज्यसभा में 245 सीट होती है। मौजूदा में कितनी है? 5 वहां खाली है, तो 240 है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 542 और 240 को, इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो 782 का आंकड़ा बनता है। इतने वोट है। तो इसलिए बहुमत का आंकड़ा कितना होगा, इसको आपको 2 से डिवाइड करना है, +1 करना है। तो यह आंकड़ा बैठेगा, जिसको भी उपराष्ट्रपति बनना है 391 वोट चाहिए होगा। 391 + 1 यानी कि 392। ठीक है, तो जिसको भी 392 वोट मिल जाएंगे वो उपराष्ट्रपति बन जाएगा। लेकिन इसमें एक कहानी और है।
इसमें कहानी यह है कि इसमें वोट ऐसे नहीं पड़ता कि आपने किसी का एक नाम लिया और डाल दिया। इसमें आपको प्रेफरेंस देना पड़ता है कि पहला, मान लीजिए 10 लोग खड़े तो आपने पहला प्रेफरेंस लिखा कि मेरे हिसाब से नंबर 1 पे मेरी पसंद ये है, नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पे ये है, नंबर 4 पर ये। तो अगर मान लीजिए किसी को भी ये 392 नहीं मिल रहा है, मान लीजिए 392 नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या होगा कि जो सबसे कम वाला होगा उसके हटा दिया जाएगा नाम, और उसमें जो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पे होंगे वो नंबर जोड़ दिया जाएगा सबके नाम के आगे। लास्ट में जिसको 392 मिल गया वो उपराष्ट्रपति बन जाएगा। अब ऐसे में एनडीए के पास नंबर गेम क्या है बॉस, आपको यह भी बताता हूं। क्या उनके पास नंबर है अपना उपराष्ट्रपति बनाने का? लोकसभा में एनडीए के पास कितने हैं? 293 लोकसभा में। राज्यसभा में कितने हैं बॉस? 129 है। अगर आप इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आंकड़ा बनता है 422 का, जो कि बहुमत के लिए जो 392 चाहिए उससे +30 ज्यादा है। यानी एनडीए के पास अपना नंबर है अपना उपराष्ट्रपति बनाने का। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले नेता के लिए कम से कम 20 सांसद प्रपोजर होने चाहिए और 20 सांसद ही सेकंड प्रपोजर भी होने चाहिए। यानी अब पूरा मामला जो है वो इस पर आकर बैठ गया है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। देखिए कौन होगा, लेकिन जितनी कहानियां चल रही थी उसके बारे में आपको मैंने बता दिया कि भाई ये सब चल रहा और ये हुआ है। फिलहाल पाठशाला में अगली क्लास 31 महीने बाद बृजभूषण शरण सिंह से मिले सीएम योगी। यूपी की पॉलिटिक्स में क्या भूचाल आने वाला है? पहले दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली आए, फिर योगी मिले शाह से। यूपी को लेकर क्या चल रहा है अब उसके बारे में आपको बताता हूं। लखनऊ से मुख्यमंत्री आवास पर हुई एक हाई प्रोफाइल मुलाकात में यूपी से दिल्ली तक सियासी अटकलों का बाजार गर्म कर दिया। बीजेपी नेता और यूपी के कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंच गए। दोनों के बीच हुई छोटी सी मुलाकात यूपी की बड़ी सियासी घटना बन गई, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह 31 महीने के बाद सीएम योगी से मिले हैं, यानी करीब करीब 2.5 साल से ज्यादा वक्त के बाद। यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब सीएम योगी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलकर लौटे हैं। और सीएम योगी से पहले यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलकर गए। ऐसे में विपक्ष इन मुलाकातों पर बहुत सारी बातें कर रहा है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में ऐसा क्या हुआ कि सीएम योगी के दरवाजे बृजभूषण शरण सिंह के लिए खुल गए। भाई, जिस बृजभूषण शरण सिंह से योगी 31 महीने से नहीं मिले, अचानक उनसे क्यों मिल लिए? सवाल उठ रहे हैं कि सीएम योगी की बृजभूषण शरण सिंह के साथ हुई मुलाकात की तस्वीरें कहां गई, क्योंकि इस मुलाकात से पहले और उसके बाद की सीएम योगी से मुलाकात वाली सभी तस्वीरें सीएम ऑफिस ने जारी की। ऐसे में इस मुलाकात के अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दोनों की मुलाकात को लेकर अटकलबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। आज पाठशाला में सीएम योगी और बृजभूषण शरण सिंह की मुलाकात की इनसाइड स्टोरी भी आपको बताऊंगा। साथ ही यह भी बात होगी कि यूपी की पॉलिटिक्स में क्या भूचाल आने वाला है। लेकिन पहले जो हो रहा है उसकी एक झलक देखिए। आप कह सकते हो कि परिवार के दो लोग काफी दिनों बाद अपना अपना शिकवा, अपना गम बयां कर रहे हो। कल मैं मुख्यमंत्री जी से मिला और 31 महीने बाद मिला। 2023 जनवरी मेरे लिए टर्निंग पॉइंट, और मैंने कहा था कि जब तक मुख्यमंत्री जी मुझे स्वयं नहीं बुलाएंगे तब तक मैं नहीं आऊंगा। बृजभूषण शरण सिंह कल सीएम योगी से मिले। उनके सरकारी आवास लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग पहुंचे। उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात की और यह मुलाकात करीब 55 मिनट चली। यह छोटी सी मुलाकात यूपी की बड़ी सियासी घटना बन गई, क्योंकि इस मुलाकात को लेकर कई तरह की थ्योरी चलने लगी। पहली थ्योरी, दिल्ली में यूपी के नेताओं की हाईकमान से मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि यूपी में कैबिनेट फेरबदल हो सकता है। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह को अपने बेटे के लिए मौका दिखाई दे रहा है। बृजभूषण शरण सिंह खुद 6 बार सांसद रहे हैं, लेकिन बाहुबली की छवि के चलते कभी मंत्री नहीं बन सके। ऐसे में कहा जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह अपने बड़े बेटे प्रतीक भूषण को सेट करने के लिए पहुंचे थे, जो कि गोंडा सदर सीट से दूसरी बार बीजेपी विधायक है। दूसरी थ्योरी, 2027 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली से सीएम योगी और बृजभूषण शरण सिंह के रिश्तों में सुधार लाने की हिंट मिली है, ऐसा कहा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी हाईकमान पूर्वांचल के इन दोनों दिग्गज नेताओं की अलग अलग लाइन से नाराज है।
खुद बृजभूषण शरण सिंह ने भी माना है कि वो गिले शिकवे दूर करने के लिए सीएम योगी से मिलने पहुंचे थे। आप सीएम योगी के साथ हुई मुलाकात पर बृजभूषण शरण सिंह को सुनिए एक बार। मुख्यमंत्री जी से कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई, केवल पुरानी बातें, पुराने संबंध हम महसूस कर रहे थे और वो महसूस कर रहे थे। कोई किसी के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई। ये बिल्कुल व्यक्तिगत और जैसे आप कह सकते हो कि परिवार के दो लोग काफी दिनों बाद अपना अपना शिकवा, अपना गम बयां कर रहे हो, उसके अलावा कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई। यानी बृजभूषण शरण सिंह दावा कर रहे हैं कि भाई कोई पॉलिटिकल चर्चा हुई नहीं, बस हम मिले, दिल मिले, पुरानी बातें हुई, सब कुछ यादें ताजा की, बस हो गया। सीएम योगी और बृजभूषण शरण सिंह की मुलाकात को लेकर चल रही पहली थ्योरी पर अटकलें उस वक्त और तेज हो गई जब आज बृजभूषण शरण सिंह के बड़े बेटे और बीजेपी विधायक प्रतीक भूषण डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलने पहुंच गए। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के साथ बृजभूषण शरण सिंह की मुलाकात ने भले ही सबको हैरान कर दिया, लेकिन सूत्रों का दावा है कि इस मुलाकात का ग्राउंड पिछले कुछ दिनों से तैयार होना शुरू हो चुका था। दरअसल शनिवार को दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक कई बैठकें की। सीएम योगी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले, इसके बाद उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी सीएम योगी ने मुलाकात की थी। यानी एक ही दिन में तीन बड़ी मुलाकातें। इन मुलाकातों से यूपी की सियासत को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई। पीएम मोदी और अमित शाह के साथ सीएम योगी की मुलाकात वाली तस्वीरों में चेहरे के हाव भाव को लेकर मायने निकाले जाने लगे। विरोधियों ने तो डबल इंजन सरकार में टकराव तक के दावे करने शुरू कर दिए। इस सब के बीच योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह की मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि दोनों पूर्वांचल के बड़े क्षत्रिय नेता माने जाते हैं, लेकिन दोनों के बीच केमिस्ट्री कभी अच्छी नहीं दिखी। साल 2019 में सीएम योगी और बृजभूषण शरण सिंह आखिरी बार एक मंच पर नजर आए थे। मौका था गोंडा में लोकसभा चुनाव की रैली। इसके बाद दोनों नेताओं को न तो किसी सार्वजनिक मंच पर साथ देखा गया और न ही किसी राजनीतिक कार्यक्रम में ये दोनों नेता एक साथ नजर आए। इस दौरान कई मौकों पर बृजभूषण शरण सिंह ने खुलकर योगी सरकार पर सवाल भी उठाए। जैसे 28 अक्टूबर 2022 को बाराबंकी में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि यूपी में विधायकों की हालत कमजोर हो गई है, काम करवाने के लिए डीएम के पैर छूने पड़ते हैं, सारी पावर एक जगह केंद्रित हो गई। 11 अक्टूबर 2023 को गोंडा में बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि घर बड़ी मुश्किल से बनता है भाई, वो हमेशा बुलडोजर वाली राजनीति के विरोधी हैं। 10 जुलाई 2024 को गोंडा की एक सभा में फिर बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाए और कहा कि अगर सच्चाई कहना ही बगावत है तो वो बागी है। बृजभूषण शरण सिंह ने सिर्फ योगी सरकार के खिलाफ बयान ही नहीं दिए, बल्कि कई मौकों पर उन्होंने खुलकर अखिलेश यादव की तारीफ की, जिसके बाद सीएम योगी से उनके रिश्तों को लेकर कई सवाल भी उठे। आप भी सीएम योगी की बुलडोजर नीति और अखिलेश यादव पर बृजभूषण सिंह के पुराने बयान सुनिए। मन से बोला था कि बुलडोजर नीति का मैं विरोधी हूं। याद होगा गोरखपुर का एक प्रकरण था, मुझसे पूछा गया था, हमने कहा बुलडोजर नीति का मैं विरोधी, घर बड़े मुश्किल से मिलता। मेरे भाइयों, बृजभूषण सिंह ये ऐसा व्यक्ति है जो आपके दुख और दर्द को समझता है और इसीलिए मैंने कहा था घर बड़ी मुश्किल से बनता है। उसकी नाराजगी भी मैं झेल रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं। अखिलेश यादव धार्मिक व्यक्ति है, अखिलेश धार्मिक व्यक्ति है, हनुमान जी की प्रशंसा करते थे। और अभी अखिलेश यादव ने एक बहुत बढ़िया मंदिर भी बनाया है और अखिलेश यादव श्री कृष्ण के वंशज हैं, तो धर्म का विरोध कैसे कर सकते हैं? ये जो अखिलेश यादव की तारीफ वाला बयान सुन रहे थे, ये तो 1 जुलाई का है, अभी का, और इसलिए कहा जा रहा है कि यूपी की सियासत में बहुत हलचल है, अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है और योगी आदित्यनाथ, बृजभूषण सिंह का एक दूसरे के साथ मिलना, रिश्ते सुधारने का प्रयास करना, इसके बहुत सियासी मायने निकाले जा रहे हैं जो आने वाले वक्त में मुझे लगता है क्लियर है। लेकिन पाठशाला में अब अगला चैप्टर, जिसमें आपको बताऊंगा
ना चोटी कटवा ना भेड़िए, यूपी में हवा में उड़ता वो कौन सा खौफ है जो लोगों को सोने नहीं दे रहा। लोगों की नींद उड़ी पुलिस एक्शन में। यूपी में रहस्यमयी ड्रोन के पीछे का पूरा सच क्या है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इस वक्त दहशत का माहौल है। शाम होते ही गांव बस्तियों के लोग लाठी डंडे लेकर सड़क पर पहरा देने उतर जाते हैं। जिस तरह कुछ साल पहले यूपी में चोटी कटवा और मुंह नोचवा की दहशत ने लोगों को का सुकून छीन लिया था और आदमखोर भेड़ियों ने लोगों की नींद उड़ा दी थी, अब यूपी के गांव में एक बार फिर वैसा ही खौफ छाया हुआ है जो लोगों को सोने नहीं दे रहा। लेकिन ना तो इस बार कोई चोटी कटवा है, ना मुंह नोचवा है, ना कोई भेड़िया है। इस बार खौफ की बजाय हवा में उड़ते रहस्यमयी ड्रोन्स जो मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, बिजनौर, संभल, बरेली जैसे जिलों में हर रात ड्रोन दिख जा रहे हैं। ये ड्रोन्स कहां से आते हैं, कहां गायब हो जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चल रहा। 1000 से ज्यादा गांव में रहस्यमयी ड्रोन्स दिखाई देने की सूचना पुलिस को मिल चुकी है। पश्चिमी यूपी के ग्रामीण इलाकों में इन रहस्यमयी ड्रोन्स की इतनी जबरदस्त दहशत फैली हुई है कि पूरी रात लोग टोलियां बनाकर पहरेदारी कर रहे हैं ड्रोन्स के चक्कर में। आसमान में दिखती हल्की सी लाइट से लोग घबरा जा रहे हैं। कई जगह पर तो पुलिस वाले भी ड्रोन्स का रहस्य पता लगाने के लिए रात भर सड़क पर ड्यूटी दे रहे हैं। क्या यूपी में रहस्यमयी ड्रोन्स दिखने की खबरें सिर्फ अफवाह हैं या इन ड्रोन्स के पीछे कोई बड़ी साजिश हो रही है? ये ड्रोन्स कौन और कहां से उड़ा रहा है? आखिर इन ड्रोन्स को रात के वक्त ही उड़ाने का मकसद क्या है? यूपी में रहस्यमयी ड्रोन्स का पूरा सच आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हवा में उड़ते रहस्यमयी ड्रोन्स की दहशत का एक ट्रेलर देख लीजिए। अभी तो रुक गया अरे यार ड्रोन ही है यार। हम अपने घर पे थे, रोल मची बाहर, 2-3 ड्रोन हमारी छत पर से निकल के गए थे। उड़ रहे तो अरे 2 तो यहीं उड़ रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि अफवाह है, सब कुछ नहीं है, कोई ड्रोन नहीं है, ये है वो है। तो भाई कोई अफवाह नहीं है, ठीक है, ये सच में है। बिल्कुल दहशत है, रात भर पूरे गांव में सो नहीं रहे लोग। बट कहीं भी इस तरह की कोई चीज ट्रेस नहीं हो पा रही है। एक बात तो पक्की है कि यूपी के आसमान में रोशनी और उड़ती हुई चीज कोई अफवाह नहीं है, क्योंकि लोग इसके वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहे हैं। आप मुरादाबाद का वीडियो देखिए, इसमें आसमान में रहस्यमयी चीज उड़ रही है जिसमें से लाइट भी चमक रही है। लाल और पीले रंग की 3 लाइटें लगातार चमक रही हैं और लाल रंग की एक लाइट ब्लिंक कर रही है। साफ समझ में आ रहा है कि जो लोग दावा कर रहे हैं कि ये कोई ड्रोन है। लोग कह रहे हैं कि मुरादाबाद के आसमान में रोज रात को ऐसे ही ड्रोन्स नजर आते हैं। आप एक वीडियो और देखिए जिसमें मुरादाबाद के लोगों ने रहस्यमयी ड्रोन को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। एक बार देखिए जरा, लोग खुद कह रहे हैं। ड्रोन अभी तो रुक गया अरे यार ड्रोन ही है यार। अरे क्या वो ड्रोन है, क्या सही दिख रहा है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कैमरे में। यानी लोग अपने दावे को लेकर फुल कॉन्फिडेंस में कि अरे भैया ये ड्रोन ही है। लोग कह रहे हैं कि 3 दिनों से रात के 9 बजे से 3 बजे तक गांव में ड्रोन उड़ते हैं। रहस्यमयी ड्रोन की दहशत से लोग रात भर लाठी लेकर पहरा दे रहे हैं। लोग ड्रोन दिखते ही पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस भी आकर जांच पड़ताल करती है, लेकिन ड्रोन के बारे में कुछ पता नहीं लग पाया। आप सुनिए, मुरादाबाद के एसपी सिटी भी कह रहे हैं कि पुलिस भी आसमान में ड्रोन जैसी दिखती रहस्यमयी चीज को ट्रेस नहीं कर पा रही। कुछ दिनों से ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत सारे गांवों से शिकायत आती है और आ ही रही है, कल भी हुई थी ये बात। उनका ये कहना है कि रात्रि लगभग 8, साढ़े 8 के आसपास, 9 बजे के आसपास आकाश में कुछ ड्रोन की जैसी स्थिति, ड्रोन टाइप का कोई चीज़ मूव करता है, मूवमेंट भी उसका होता है, उसमें कुछ ब्राइट टाइप की चीज़ें भी दिखती है। और इन सब लोगों का ये मानना है, उसको सब रिकॉर्ड करके अपने मोबाइल्स में भी रखते हैं। और ये लगभग हर रात में डिफरेंट एरियाज़ में, हमारे इस जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के डिफरेंट एरियाज़ में ये चीज़ को देखने को इन लोगों को मिल रहा है, गाँव वालों को। पश्चिम उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहस्यमयी ड्रोन्स पिछली 15 रातों से दिखाई देने का दावा है। इन रहस्यमयी ड्रोन्स के दिखने का एक सेट पैटर्न भी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि रात में 9 बजे से 3 बजे के बीच दिखते हैं। ड्रोन्स से लगातार लाल पीली रोशनी निकलती है। ड्रोन्स कुछ देर दिखने के बाद गायब हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा दिखाई देते हैं। एक रात में कई बार ड्रोन्स दिखाई देते हैं। ये ड्रोन सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही दिखाई देते हैं। इन ड्रोन्स से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में खौफ पसर गया। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, हर कोई रात होते ही लाठी डंडे लेकर अपने गांव की सुरक्षा के लिए घर से बाहर निकल आता है। हापुड़ का वीडियो देखिए आप।
रात में पहरेदारी कर रहे लोगों को जैसे ही आसमान में रहस्यमयी ड्रोन दिखा तो उन्होंने इसका वीडियो बना लिया। रहस्यमयी ड्रोन्स को लेकर ग्रामीण इलाकों में तरह तरह की बातें हैं। कुछ लोग तो इन्हें तांत्रिक गतिविधियों तक से जोड़ दे रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे चोरों का हाईटेक हथियार बता रहे हैं। लेकिन यूपी पुलिस दावा कर रही है कि इन ड्रोन्स के जरिए चोरी के लिए रेकी जैसी बातें महज अफवाह है। अमरोहा पुलिस ने इन रहस्यमयी ड्रोन्स की जांच के आधार पर दावा किया है कि कुछ शरारती तत्व अफवाहों को हवा देने के लिए ड्रोन उड़ा रहे हैं। कई यूट्यूबर्स रात के वक्त कांवड़ यात्रा शूट करने के लिए ड्रोन उड़ा रहे हैं। ऊंचाई पर उड़ते हवाई जहाज की लाइट को भी कई बार ड्रोन मान लिया जाता है। कुछ लोग जानबूझकर भी गलत खबर फैला रहे हैं कि उन्होंने ड्रोन देखा है। पुलिस का दावा है कि अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जिसमें अपराधियों ने ड्रोन का इस्तेमाल किया। यूपी पुलिस कह रही है कि आसमान में उड़ते ड्रोन्स को देखकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि आसमान में इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन्स का उड़ना क्या कोई सामान्य बात है क्या? इसमें किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है लोग दहशत में हैं और रात रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। हालांकि पुलिस भी अपना काम कर रही है और लोग जो हैं वो भी सचेत हैं, लेकिन ये ड्रोन्स भैया अलग ही कहानी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कहां भयंकर बाढ़ में एक बाघ ही बह गया।